जस्टिस यशवंत वर्मा आखिर कौन ऐसी सच्चाई है जो छुपाना चाहते हैं? उनको क्या फ़ायदा मिल जाएगा? क्या अभी भी उनके घर पर करोड़ों रुपए हैं? क्या अभी भी उनको कोई फ़ायदा हो रहा है? आखिर क्यों, उनकी क्या ऐसी मुसीबत है जो उनके ज़ुबान नहीं खोल पा रहे हैं? उनके शब्द, उनके अल्फाज कैमरे पे नहीं आ पा रहे हैं, प्रशासन के सामने नहीं आ पा रहे हैं, जांच के सामने नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा जो अहम सवाल है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, जज है, उनमें वकील हैं, इस देश में राष्ट्रपति है और इस देश में प्रधानमंत्री है, और एक से बढ़कर वो कानून है जो छोटी से छोटी या बड़ा से बड़ा गलती करेगा तो उनको सज़ा मिल सकती है और मिलेगी। इसके बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा बचे कैसे हुए हैं? आखिर क्या उनकी मजबूरी है? इन तमाम सवालों पर, इन पहलुओं पर हम इस वीडियो में खोलकर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो 500 की नोटों की गड्डी जली, जस्टिस यशवंत वर्मा की जो सच्चाई थी, जो हकीकत था, वो हम सब से कैसे छुपाया गया, उसको महफूज रखा गया, किस तरीके से उसके साथ बेईमानी हुई, वो हम आपको खुल्लम खुल्ला पर्दाफाश कर देना चाहते हैं। दर्शकों, जब पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कह चुके हैं 3 जजों की टीम बनाकर कि ये दोषी हैं, ये पाए गए हैं दोषी, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इनका पद छीन लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर ये दादागिरी चलती रहेगी, इसके बावजूद ये बेईमानी चलती रहेगी, इसके बावजूद वो सीना तान कर ठोक कर अगर वो पद पर बैठे रहेंगे, तो यही समझा जाएगा, यही माना जाएगा कि इस देश में लोकतंत्र और सिस्टम की जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। वो लोग हावी हो चुके हैं इस पर, जो मनुवादी लोग हैं, जो संघी लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो आए दिन हमारे अंबेडकर जी को, आए दिन हमारे लोकतंत्र को गाली देते रहते हैं और अपना मनमाना करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहिए और बोलना चाहिए कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का सच सामने ना आए, लोगों को सच्चाई का पता ना चले, अगर लोगों से सच्चाई छुपाई जाए, तो यकीन मानिए लोग रो देंगे, परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। वो लोग जो कसूरवार हैं वो और भी मौज मस्ती और गुंडाईगिरी करेंगे कि हम तो रिश्वत लेंगे, हम तो घूस लेंगे, हम तो करोड़ों रुपए ले लेंगे, लेकिन हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इस तरीके का हिम्मत उनके अंदर आ सकता है, जैसा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ हो रहा है। क्योंकि आप सोचिए ना दर्शकों, जस्टिस यशवंत वर्मा तो चलिए चुप है, वो कोई ना कोई सच्चाई तो छुपा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको कुछ मिल तो रहा है, कोई ना कोई तो उनके पीछे है। क्योंकि इस देश में जब सिस्टम हो, जब एजेंसियां हों, जब एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंस हो, इसके बावजूद छोड़ दीजिए चश्मदीद गवाह भी हों, एक से बढ़कर एक सबूत हो, और इसके बावजूद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में ना हो, वो घर के एसी में हवा खा रहे हों, तो यही समझा जाएगा कि देश का सिस्टम मर गया है और उनको चलाने वाले अधिकारी बिक चुके हैं और ये बेईमानी, नाइंसाफ़ी हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। ऐसे में सीधा और आसान सवाल है, जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई बचा रहा है? ये बचाने वाले गुंडे कौन हैं? जस्टिस यशवंत वर्मा कोई ना कोई असली सच्चाई छुपा रहा है, और इस असली सच्चाई छुपाने में जो हाथ दे रहा है वो आखिर गुंडे कौन है? ये जांच का विषय है, और यही वजह है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा कि निष्पक्ष और पुख्ता जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में जो नोटों की गड्डी जली वो किसका था? क्या सरकार में बैठे मंत्री का था? क्या विपक्ष में बैठे लोगों का था? किसका था ये पैसा? किसने दरअसल जो है इस पैसे में आग लगाई? कैसे आग लगा? इलेक्ट्रॉनिक सबूत क्या कह रहे हैं? फॉरेंसिक सबूत क्या कह रहे हैं? 3 जजों की टीम जो तैयार हुई, जो जांच रिपोर्ट तैयार हुआ, वो उसमें कितनी सच्चाई है? क्यों सिरे से खारिज कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा? वो सच्चाई लोगों के सामने आने की ज़रूरत है और आना चाहिए। अब समझना ये है कि जस्टिस वर्मा को डर क्यों नहीं लग रहा, जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश में सुप्रीम कोर्ट है, इसके बावजूद। वो जब हम बताएंगे तो सुनकर आप चौंक जाएंगे। दर्शकों, सवाल है कि क्या सीजीआई गवई साहब कोई एक्शन लेंगे, जब पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ये कह चुके हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, पद को छीन लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सब खामोश हैं। आदेश भी आता है तब भी खामोशी बनी रहती है। तो क्या, कौन जिम्मेदार है इसका? मेन जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये मामला न्यायपालिका का है, ये मामला कोर्ट कचहरी का है, ये मामला दरअसल किसी तरीके जज के बंगले पे जले नोटों की गड्ढी का है। तो इसमें प्रशासन के साथ साथ देश के मंत्री, गृह मंत्री और तमाम वो बार एसोसिएशन के लोग यानी कपिल सिब्बल और सीजीआई साहब का है कि इस पर
ईमानदारी से निष्पक्ष होकर सख्त से सख्त आदेश देकर इनको जेल के भी अंदर डालना चाहिए था, पद को छीन लेना चाहिए था और बर्खास्त कर इन्हें सज़ा सुनानी चाहिए थी। क्योंकि जब इस्तीफ़ा देंगे, ये पद से हट जाएंगे जब ये, तब ये पता चलेगा और तभी ये पुख्ता जांच हो सकता है, ईमानदारी की जांच हो सकता है। क्योंकि जब 3 जजों की टीम तैयार हुई, जब उनका रिपोर्ट तैयार हुआ, तो जस्टिस यशवंत वर्मा साहब खारिज कर दिए वो। इससे पहले भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये पैसा मेरा नहीं है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। तो जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्योंकि ये सवाल अमित शाह जी आपसे पूछ नहीं सकते, देश की विश्व में मीडिया आपसे पूछ नहीं सकती, दिल्ली पुलिस आपसे पूछ नहीं सकता, देश का सिस्टम आपसे पूछ नहीं रहा, देश का सिस्टम आपको बचा रहा है या क्या हो रहा है, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई ना कोई बचा रहा है। सब कुछ होने के बावजूद इसका पुख्ता जांच न होना, ये पता न लगना कि पैसा किसका था, पैसा किसका जला, 500 की नोटों की गड्डी करेंसी कैसे जली, ये अब तक पता न चलना, ये बताता है कि किसका किसका हाथ है, किसने करोड़ों रुपए खाए, किसने रिश्वत लिए, किसने स्कैम और घोटाला किया। ये सच्चाई सबके सामने है, दूध का दूध पानी का पानी है। जब सिस्टम नहीं सच्चाई को सामने लाएगा तो लोग समझते हैं, भले नहीं बोलते हैं, ये मासूम लोग हैं, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी कमाई नहीं है कि खुलकर कैमरे पे बोलेंगे या विरोध करेंगे ताकि एक्शन हो सके, कार्रवाई हो सके। ये मजलूम लोग हैं, ये परेशान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये कमाएंगे खाएंगे या फिर इन बेईमानों से लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए हिंदुस्तान के लोग 140 करोड़ आवाम ये अपील और दरख्वास्त करती है हिंदुस्तान के उन सिस्टम से, उस राष्ट्रपति से, उस प्रधानमंत्री से, उस गृह मंत्री से, और ख़ास करके सबसे अहम बात उस एजेंसियों से, उस प्रशासन से कि आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके देश में, आपके बगल में करोड़ों की नोटों की गड्डी जल जाती है, आप पता न लगा पाते हैं। इससे बड़ा बेशर्मी की बात क्या ही हो सकती है। इतना बड़ा कांड हो जाता है, उस जज पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकती है। इस देश में इतना बड़ा कांड हो जाता है, चश्मदीद गवाह मौजूद हैं 40 से 50, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं होता, इससे बड़ा गुनाह क्या ही हो सकता है। इसीलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का सच अगर कोई बता सकता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा का सच लोगों के सामने अगर कोई ला सकता है तो वो है दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री का दरअसल जो है आदेश। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के हकीकत और सच्चाई आप सब जानना चाहते हैं तो वो कोई और नहीं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ही सुना सकते हैं, क्योंकि उनके पास 3 जजों की टीम का जो रिपोर्ट है वो तैयार मौजूद है। अगर कोई सच्चाई जानना चाहता है, हकीकत को जानना चाहता है कि 500 की नोटों की गड्डी जो जली वो किसकी और कैसे जली, तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो है महाभियोग चलाने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट लाने की ज़रूरत है, वो पार्लियामेंट सेशन लाने की ज़रूरत है और उस पर चर्चा करने का विषय ज़रूरी है कि आखिर ये पैसा किसका था। ये जज महोदय आखिर क्यों डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, जिसको जो करना कर लो, ये खारिज कर रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, एविडेंस है, मैं खुद आकर कैमरे पे बताऊंगा कि कौन सच्चा कौन झूठा। तो दर्शकों, आप जानते हैं, आपसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। आप बता सकते हैं कि नोटों की गड्डी किसकी थी, जांच क्या हो पाएगा, क्या सच लोगों के सामने आ पाएगा, क्या ये जस्टिस यशवंत वर्मा जेल जाएंगे या किसी और को भेज देंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा। एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव के लिए एक चुनौती सी बन गई है दर्शकों, और ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगी। इसलिए अब सवाल नहीं, ये चुनौती बन गई है एमपी पुलिस के लिए कि क्या वो अपने दम पर ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगा पाएंगे। दर्शकों, ये सवाल भी नहीं, ये भी चुनौती है सीएम मोहन यादव के लिए कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ आपकी डबल इंजन की सरकार है। अगर इसके बावजूद अगर कोई वहाँ गुंडागिरी कर रहा है, कोई मवालीगिरी कर रहा है, कोई अगर अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है और वो खुलेआम सबके सामने है, तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दूसरे पहलू पे भी दर्शकों बात करेंगे कि आखिर आदेश भी आ गए, आखिर कैसे संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी की ताकतों के पीछे जो लोग हैं वो क्या बीजेपी के हैं, क्या वो आरएसएस के हैं, या क्या वो संघी हैं, या फिर किसी सरकार के मंत्री नेता हैं। ये 2 सवाल जिसका अहम जानकारी आज हम इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव की जिम्मेदारियों पे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से एमपी पुलिस है, जिस तरीके से पावर है उनके पास, तमाम चीज़ है उनके पास, और इसके बावजूद जो कार्रवाई हो रही है, देखिए समझिए जरा सा मामले को। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मूर्ति लग रहा है और जो 2 गुट बचे हुए हैं, जो 2
वकीलों का गुट बटा हुआ, एक वो जो अंबेडकर जी को समर्थन करता है, एक वो जो अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहा है। चलिए, विरोध करने वाले मनुवादी हो सकते हैं, आरएसएस हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, या वो हो सकते हैं जो गांधी और लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल ये, जब सीएम मोहन यादव ने शपथ ली तो संविधान की कसम खाई। एमपी पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, जो मध्य प्रदेश की उनके जिम्मेदारी है, उन सब ने संविधान की कसम खाई। अब आपके कसम खाने के बीच में अगर कोई अंबेडकर जी की मूर्ति ना लगाने दिया जाए, आप समझिए संविधान के जनक अंबेडकर साहब हैं, संविधान के पिता अंबेडकर साहब हैं, और इस बीच में अगर नहीं लगता है तो ये कितना बड़ा बात है, ये कितना बड़ा सवाल है कि आखिर वो मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सीएम मोहन यादव फेल हो चुके हैं, उनसे प्रशासन नहीं संभाल पा रहा, उनसे मध्य प्रदेश नहीं संभाल पा रहा। ये एक सवाल नहीं, ये एक चुनौती बन गया उनके लिए। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश, ग्वालियर आपके राज्य में है, कोर्ट आपके राज्य में है, उसके बावजूद प्रशासन आपका है, और गुंडे किसके हैं आखिर? और अगर आपके राज्य में हो रहा है, वो गुंडाईगिरी कर रहा है, खुलेआम चुनौती दे रहा है कि भाई नहीं लगने देंगे, और इसके बावजूद अगर आप खामोश चुप हैं, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि भाई वहाँ अंबेडकर मूर्ति ना लगे। तो अब सवाल है कि एमपी पुलिस को क्या करनी चाहिए। देखिए, संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर जिस तरीके से हमारा डेमोक्रेसी है, इस चीज़ को अगर आप समझिए, अगर वाकई में डेमोक्रेसी की आप उनकी इज्जत करना चाहते हैं, उनका फिक्र करना चाहते हैं, लोकतंत्र की अहमियत को समझना चाहते हैं, अगर आप वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि एमपी पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि जब यह आदेश आया कि ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी तो उन्हें लगाने देना चाहिए। अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई वकील पैदा हो रहा है विरोध करने वाला, तो उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए, चाहे वो अनिल मिश्रा ही क्यों ना। अनिल मिश्रा का नाम इसलिए दर्शक आ रहा है कि खुल्लम खुल्ला उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा अंबेडकर जी का मूर्ति नहीं हम लगने देंगे। तो भाई, क्या ये मनवादी लोग हैं, ये संविधान के विरोधी लोग हैं? हालांकि विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये गुंडे हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, और यही वजह है कि अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर एक्शन ले, एमपी पुलिस अपनी पावर दिखाए, बल का प्रयोग करे, जो भी दोषी है, जो भी गलत है, जो भी संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, उन पर कड़ा एक्शन लें, उनको बताएं कि ये गलत है, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी। ये दो चुनौतियां मुझे लग रहा था एमपी पुलिस और सीएम मोहन जी को था, और अगर नहीं संभल पा रहा तो आप कुर्सी छोड़ दें, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अंबेडकर जी की मूर्ति न लगना ये चुनौती नहीं, ये वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन और ख़ास करके लोकतंत्र की जो है ये आन बान शान की बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कौन लोग हैं और क्यों आखिर अंबेडकर जी का ही विरोध कर रहे हैं, आखिर कौन लोग ये पैदा हो गए जो अंबेडकर जी के विरोध करने पर तुले हुए हैं, उसको अब जरा सा खोलकर समझाते हैं। एक तरफ अंबेडकरवादी बटे हुए हैं, दूसरी तरफ मनुवादी बटे हुए हैं। ये वो वकील के लिबास में जिस तरीके से गुंडाईगिरी कर रहे हैं और जिस तरीके से लाठी डंडे मार रहे हैं, जिस तरीके से अंबेडकरवादियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन मानिए कहीं ना कहीं सत्ता का नशा कह लीजिए या सत्ता के नशा में बैठे वाले लोगों का पावर कह लीजिए, उनके नशे पे दरअसल ये जो है घूम रहे हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं, और इसके सामने नतमस्तक हो गई है वहाँ की एमपी पुलिस, पूरी तरीके से प्रशासन। अब समझिए कि एक कोर्ट के अंदर एक वकील यानी एक वकील का गुट अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, प्रशासन मुंह देख रहा है, जज साहब के आदेश आने के बावजूद अगर इस तरीके का काम होगा, इस तरीके की हरकत होगी, तो हम सबको ये बात बेचैन और चुभेगा कि आखिर ये संभव कैसे है, आखिर कैसे ये पॉसिबल है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा सा याद कीजिए वो पार्लियामेंट में अमित शाह जी का वो बयान, और आए दिन इन दिनों जिस पिछले 1 से 2 सालों में अंबेडकर जी के मूर्ति को लेकर या उन पर हो रहे विवाद को लेकर जिस तरीके से किसी ने मूर्ति तोड़ा, किसी ने उनके पुतले जलाए, किसी ने उनका विरोध किया, किसी ने उनकी मूर्ति तोड़ दिया, इन सब चीज़ों को देखते हुए समझा जा सकता है और ये बताया भी जा सकता है कि आखिर किस तरीके से इसी देश में देश के विरोधी लोग बैठे पड़े हैं, गुंडे भरे पड़े हैं, आतंकवादी के शक्ल में भरे पड़े। हमने देखा जब कर्नल सूफिया को लोग गाली दे सकते हैं, हमारे सेनाओं का अपमान कर सकते हैं, वो लोग कैसे देश के तरक्की के बारे में सोच सकते हैं, वो गांधी जी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। यकीन मानिए कि ये लोग भले ही हमारे देश में रहकर हमारा खाते तो हैं, लेकिन किसी और का जो है दरअसल डंका बजाते हैं, और वो हम सबको तस्वीरें देख रहे हैं। ये गुंडे कौन हैं, इसकी जांच बारीक तरीके से होनी चाहिए,
और ये सब जिम्मेदारी एमपी पुलिस की है, क्योंकि कोर्ट सबका है, वहाँ न्याय की मूर्ति लगती है, वहाँ उम्मीदों का भंडार लगता है, और उस पर अगर आप पानी फेरेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि संविधान विरोधी या संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। संविधान विरोधी आखिर इतना खुलकर ऐसा क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए सीधा सवाल है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या एमपी पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज किया? हाँ, सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने अभद्र टिप्पणी की, जो थोड़ा सा जातिवाद को लेकर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, एमपी पुलिस की मैं यहाँ पे तारीफ करता हूँ कि उन्होंने बढ़िया किया। लेकिन इसके बावजूद अनिल मिश्रा साहब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ मूर्ति नहीं लग सकती है। तमाम लोग इसके समर्थन में हैं, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग कह रहे हैं। इसके बावजूद जो है, अगर ये मूर्ति नहीं लगती है तो फिर ये आप बताइए, अपने देश में लोग असहज क्यों महसूस कर रहे हैं? क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई सब कुछ है, आदेश है, मूर्ति बनी हुई है, लोग तैयार हैं, उनके चाहने वाले लोग, इसके बावजूद अगर नहीं लगने दिया जाएगा तो लोग अपने आप में जो है वो फील करेंगे कि कहीं ना कहीं तानाशाही बढ़ गई है, संविधान विरोधी बढ़ गए हैं, लोकतंत्र विरोधी बढ़ गए हैं। यही वजह है कि आज कोई भी काम लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये शक्ल में गुंडे, कई लोग जब बात कर रहा हूँ मैं दर्शकों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा, मायावती जी ने भी कहा कि दरअसल ये दलितों पे हमला है, ये संविधान पे हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है। ये विरोधी लोग क्या ये संघी तो नहीं है, क्या आरएसएस के लोग तो नहीं हैं, ये मनुवादी गुंडे तो नहीं हैं, और अगर ये हैं तो इन पे कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन करेगा? ये हम आप तो करेंगे नहीं, हम अब तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, काम तो वहाँ की प्रशासन करेगी, वहाँ की कानून व्यवस्था करेगी। कई ऐसे वकील हैं जो डंडे बना रखे हैं, जो डंडे तैयार कर रखे हैं, बयान दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, चुनौती दे रहे हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, कोई अगर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने आएगा तो उसको चूर चूर कर दिया जाएगा। ये काम सुलझाने का और इस काम को मसले का हल देने का जिम्मेदारी किसका है? यकीन मानिए ये प्रशासन का है, सीएम मोहन यादव की है। अगर वो नहीं करेंगे तो जवाबदेही उनकी होगी। ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति न लगना, खास करके अंबेडकर जी का, ये कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। इस पे जवाबदेही देनी होगी वहाँ के प्रशासन को और उन वकीलों को जो इनका विरोध कर रहे हैं अंबेडकर जी का।